अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू राइट प्रोडक्ट्स ऑफ एन इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन है तो हम उसके प्रोडक्ट्स कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जबकि हमें रिएक्टेंट दिए गए हों। ठीक है जी। तो हम जो एग्जांपल के तौर पर एक इक्वेशन को लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है पैचेज K3, ठीक है जी, PO4 प्लस Al NO3 का थ्राइस आ गया है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, अपने जो प्रोडक्ट है उसको फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट इसके अंदर क्या आएंगे। तो हमारे पास एक रूल है कि आपने करना क्या है, इनवर्ड वालों को आपस में मिलाना है। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। इनवर्ड वालों को आपस में मिलाना है। इनवर्ड वाले कौन से हैं, हमारे पास Al है। Al पर कौन सा चार्ज होता है, हमारे पास +3, और जो PO4 है वो हमारे पास क्या होगा, इसका चार्ज क्या होता है, -3 होता है। अच्छा, इसके अंदर एक रूल ये भी आपने याद रखना है कि हमेशा जो पॉजिटिव जो होता है ना वो पहले आता है और जो नेगेटिव होता है वो बाद में आता है। हालांकि आप देखेंगे कि PO4 पहले है, लेकिन मैंने इसको बाद में रखा है। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होगा, जब भी फार्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव पहले आता है और नेगेटिव बाद में आता है। जैसे कि अगर मैं फार्मूला इसको भी देखूँ ना, तो K3PO4, अब K क्या है, +1 चार्ज होता है इस पर और PO4 पर -3, तो पॉजिटिव वाला पहले आ गया है और नेगेटिव वाला बाद में आया है। अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारे पास एल्यूमिनियम है और आगे नाइट्रेट है। नाइट्रेट पर -1 होता है और एल्यूमिनियम पर क्या होता है, +3। तो जो एल्यूमिनियम है पॉजिटिव वाला है वो क्या आ गया है, पहले आ गया है इस फार्मूले में, और जो नाइट्रेट है वो क्या, वो है बाद में आया है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव जो है ना हमेशा फार्मूले में क्या आएगा, पहले आएगा, और नेगेटिव जो है ना वो क्या आएगा, बाद में आएगा। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम दूसरी चीज अगर देखें तो दूसरी चीज हमारे पास क्या है, जो बाहर वाले हमने पहले क्या किया कि जो अंदर वाले हैं ना, इक्वेशन के अंदर वाले, उनको हमने आपस में मिलाया है। फिर क्या करना है, हमने बाहर वालों को क्या करना है, आपस में मिलाना है। अब भी वही सेम केस होगा कि हमने क्या रखना है, पॉजिटिव को पहले रखना है, ठीक है जी, और नेगेटिव को बाद में रखना है। अब इसके अंदर पॉजिटिव हमारे पास क्या है, पोटाशियम है, ठीक है जी, और पोटाशियम पर कौन सा चार्ज होता है, +1, और नाइट्रेट जो है ना हमारे पास क्या होता है, -1 चार्ज होता है। क्लियर हो जाएगी बात। पोटाशियम पर कौन सा है, +1, और नाइट्रेट पर कौन सा है, -1। ठीक है जी। अब हम इसके इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये भी एक रूल है हमारे पास कि क्या, कि ये जो +3 है और ये भी +3, जो वैलेंसी होती है वो क्रॉस एक्सचेंज होकर राइट बॉटम कॉर्नर पे दूसरे पे चली जाती है। ये राइट बॉटम कॉर्नर पे चली गई, इसकी वैलेंसी कहाँ चली जाएगी, इसके राइट बॉटम कॉर्नर पे चली जाएगी। और एक रूल ये भी है कि अगर वैलेंसी एक जैसी होगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है जी, मतलब उसमें कोई भी वैलेंसी नहीं आएगी। अब हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, +3 है, और यहाँ पर भी क्या है, -3 है। मतलब दोनों जो वैलेंसियाँ हैं वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। कैंसिल करेंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सीधा आ जाएगा Al, और हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, PO4 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी, अब दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास क्या आएगा, पोटाशियम, और हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है। तो पोटाशियम पर भी +1 है, यहाँ पर भी -1 है, मतलब 1 दोनों पे वैलेंसी है, इसलिए ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, या कैंसिल ना भी करें तब भी 1 ही आएगा। तो ये भी कैसे आएगा, सेम टू सेम, मतलब क्रॉस एक्सचेंज कोई भी नहीं करना। तो KNO3 आ जाएगा। और हमारे पास अगर यहाँ हम देखें तो K कितने हैं, 3, और नाइट्रेट भी कितने हैं, 3, तो हम इनके पीछे क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि पोटाशियम भी 3 हो गए हैं और नाइट्रेट भी क्या हो गए हैं, 3 हो गए। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो आगे हम एक और इक्वेशन को देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने किसको इक्वेशन को बनाना है, MgNO3 का ट्वाइस प्लस Na2CO3। अब हमारे पास ये इक्वेशन है और इसके जो हमने जो प्रोडक्ट्स है वो फाइंड आउट करने हैं। तो उसी तरीके से सेम आपने करना क्या है कि जो अंदर वाले आयंस है पहले उनको लिख लेना है। अंदर वाली जो सीपीसी है, तो अंदर वाली सीपीसी में सबसे पहले क्या आएगा, पॉजिटिव वाला, और फिर क्या आएगा, नेगेटिव वाला। अब सोडियम है और नाइट्रेट है। सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, +1, तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है जी, +1 आ गया, और नाइट्रेट पर क्या होता है, -1 होता है, तो ये बाद में आ गया।
ठीक है जी। अब दूसरी जो सीपीसी है हमारे पास वो कौन सी है, बाहर वाली। अब बाहर वाली को हमने बाद में लिखना है, तो इसमें भी वही हमने रूल अप्लाई करना है। क्या होगा कि हमारे पास पॉजिटिव जो है ना वो क्या होगा, पहले आएगा, और जो नेगेटिव है वो क्या होगा, बाद में आएगा। ठीक है जी। तो इसमें पॉजिटिव क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम, पॉजिटिव 2 चार्ज के साथ, और हमारे पास जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव 2 चार्ज के साथ बाद में आएगा। ठीक है जी। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्रॉस एक्सचेंज नहीं होंगे और वैलेंसी सेम रहेगी। वैसे क्या वैसे लिख देना है, जब वैलेंसियाँ सेम होगी तो क्रॉस एक्सचेंज नहीं करना, आपने सीधे फार्मूले लिख देने हैं, कोई भी नंबर साथ नहीं लिखना। तो NaNO3 आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस अब दूसरा फार्मूला हमने जो बाहर वाला है वो किसका लिखा है, Mg और CO3। अब यहाँ पर भी 2 वैलेंसी है, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी है, मतलब जो क्रॉस एक्सचेंज है वो नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये कैंसिल कर देंगे, अब भी हमने कोई नंबर नहीं लिखना और सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो Mg हमारे पास CO3 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह एक और इक्वेशन मैंने आपको करवा दी है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने करना क्या है, जस्ट कि पहले तो क्या करना है, अंदर वाले आइंस जो है उनको लिख लेना है। ठीक है जी। अंदर वाली जो सीपीसी है उसको लिख लेना है, और फिर बाहर वाली सीपीसी को लिखना है। जब भी आप सीपीसी लिख रहे होंगे तो आपने ये ख्याल रखना है कि पहले पॉजिटिव आएगा और फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ गया है हमारे पास, पोटाशियम आ गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोडियम आ गया है, और यहाँ पर क्या आ गया है, मैग्नीशियम आ गया है। पॉजिटिव सीपीसी पहले आएगी और देन उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव सीपीसी आएगी। जैसे कि फास्फेट है, नाइट्रेट है, और फिर आगे कार्बोनेट दे रखा है। तो इस तरह आपने करना है। फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि जो अंदर वाली सीपीसी है उसको मिला के आपने क्या कर देना है, एक फार्मूला लिख देना है, और जो नेगेटिव सीपीसीज मतलब जो बाहर वाली जो सीपीसीज है उनको मिला के आपने बाद में एक फार्मूला लिख देना है। क्लियर हो जाएगी बात। आगे जो हमने देखना है उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, कंबशन है। तो कंबशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी चीज़ होगी, मतलब मीथेन है हमारे पास, या अल्कोहल है हमारे पास, कोई भी चीज़, अल्कीन अल्काइंस या अल्कोहल वगैरह कोई भी चीज़ होगी, तो जब भी उसको कंबस्ट करवाएंगे, उसको जलाएंगे, तो हमारे पास सबसे पहले हमें पता है कि सिंपल क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। तो हमारे पास और बाकी जो है ना हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, CH4 और O2 है हमारे पास। तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन चले गए हैं। ठीक है जी हमारे पास, और हमारे पास क्या बन गया है, वाटर बन गया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें 2 लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर हम 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है। C1 है हमारे पास, हाइड्रोजन भी 4 थे इधर, तो हमारे पास 4 हो गए हैं, और ऑक्सीजन भी हमारे पास 4 है, तो 4 हो गए। मतलब आपने जस्ट देखना ये है कि अगर हमारे पास कंबस्ट हो रहा है कोई भी अल्कीन, अल्काइन, अल्केन जो कुछ भी है, या हमारे पास अल्कोहल वगैरह है, ईथर वगैरह है, जिसके हाइड्रोकार्बन्स मेनली जो है ना क्या होना चाहिए, वो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो हमारे पास आगे जो बनेगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और फिर आपने इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। इक्वेशन को बैलेंस करना मैंने आपको पीछे वाला एक टॉपिक दिखा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है जी। तो मैंने उसको आसानी से समझा रखा है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास आगे क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल में भी हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और सबसे और आगे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और बाकी हमने क्या कर देना है, इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब इसको कंबस्ट करवाना है पहले ऑक्सीजन के साथ। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हमारे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी जो मेटल और ऑक्सीजन का मिलाप होगा तो आगे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ZnO। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास Zn की भी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, +2, और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी क्या होती है, -2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कोई नंबर नहीं आना चाहिए आगे। और यहाँ हमारे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ हमारे पास क्या है, Zn हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ZnO। क्लियर हो जाएगी बात। आगे अगर हम सिंपल रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट्स अगर मिले और एक प्रोडक्ट बनाए तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको जो पहले रूल बता रखा है उसी के मुताबिक आपने इसको करना है हल। तो क्या करना है आपने कि आप यहाँ पर वैलेंसी लिखें और यहाँ पर भी उसकी वैलेंसी लिखें। ठीक है जी।
ये +2 और यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी -3। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। अब करना क्या है कि इसकी जो वैलेंसी है यहाँ पर एक्सचेंज करके लिख देनी है, इसकी वैलेंसी यहाँ पर चेंज करके लिख देनी है। तो यहाँ पर कितने आने चाहिए, मैग्नीशियम 3 आने चाहिए, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। ठीक है जी, तो नाइट्रोजन पहले से ही 2 मौजूद है हमारे पास, तो ये 2 ही रहेंगे। लेकिन जो मैग्नीशियम हमारे पास 3 होने चाहिए, लेकिन ये 1 है, तो हमारे पास हम पीछे इसके क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये जो Mg है ये कितने बन जाएंगे, Mg3। ठीक है जी, और N क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 ही थे तो हमारे पास 2 आ गया। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हमारे पास क्या है, सोडियम का और क्या है, सल्फर का है। अब सोडियम का और सल्फर के अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1, और जो सल्फर होती है उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है हमारे पास, -2। ठीक है जी, तो इसकी वैलेंसी को इधर एक्सचेंज करके और इसकी वैलेंसी को यहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे। मैंने आपको पहले बताया कि जब वैलेंसी सेम होगी तभी कैंसिल होके आगे कुछ नहीं आएगा, नहीं तो आपने लगाना है। तो यहाँ पर अगर Na के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और S के साथ हमारे पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 आया है। ठीक है जी, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर कार्बन नंबर सॉरी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो है उनको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, सोडियम 1 है हमारे पास, और यहाँ पर सल्फर कितने हैं हमारे पास, 8 है। पहले सल्फर को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो 8 करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 8 लगा देंगे। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा, सल्फर 8 हो गए। अब सोडियम जो है ना हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लगा देना है, 16 सोडियम लगा देने हैं। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम कुछ दूसरी एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास क्या हो, डिकम्पोजिशन हो, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने क्या करना है कि हमेशा जब भी किसी चीज़ के कार्बोनेट्स वगैरह की कभी भी डिकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जो चीज़ भी बचेगी वो बाकी निकल जाएगी। तो अगर यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दें तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक कैल्शियम बचेगा, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे पहले क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और यहाँ से एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अगर CO2 को निकालें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर Mg, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी, और अगर हमारे पास क्या है, OH ग्रुप वाले कोई भी स्पीशी है हमारे पास, जब OH ग्रुप वाली जो स्पीशी है हमारे पास वो हो, तो हमने क्या करना है, अगर हम उसको हीट करेंगे, यहाँ पर भी हीट करेंगे क्योंकि डिकम्पोजिशन में भी हीट ज़रूरी होती है और डिहाइड्रेशन में भी हीट की ज़रूरत होती है। तो आपने देखना ये है बस जस्ट कि जब भी OH ग्रुप होगा ना जिसके अंदर अगर आप उसको हीट करोगे तो सबसे पहले तो OH जो ग्रुप H2O ग्रुप है ना वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मतलब वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव हो जाएगा उसके बाद आपने देखना है जो बचेगा वो हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास अगर H2O को निकाल दें यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को, तो एक ऑक्सीजन यहाँ बच जाएगा और यहाँ पर कैल्शियम बचेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने हैं, 3 OH है। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर हम कितने निकाल सकते हैं, H2O एक निकाल दिया हमारे पास। ठीक है जी, और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, Al2O3। ठीक है जी हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, अब हाइड्रोजन जो है ना वो कितने हो जाएंगे, हमारे पास 6 हो गए हैं। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तो 3 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन भी सारे बैलेंस हो गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ये 6, और यहाँ पर भी कितने हैं, 6 ही ऑक्सीजन है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आपने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।